हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्लैनेटी। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। परसेंटेजेस का वीडियो है। परसेंटेजेस का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के पहले पार्ट 1 जरूर देखिए, बिकॉज पार्ट 1 किए बिना पार्ट 2 करने में क्या मजा है, राइट? पार्ट 2 आप तभी करिए जब आप पार्ट 1 कर चुके हैं, क्योंकि पार्ट 1 कैलकुलेशंस के बारे में है और बिना कैलकुलेशंस में मास्टरी करे आप लैंग्वेज को अगर सीख भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप 100% चीजें नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने 100% चीजें करनी है तो पार्ट 1 जरूर देखिए और आज के वीडियो में भी आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का वीडियो पार्ट 2 के बारे में है। आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, और बहुत ही प्यारा सा एक मेथड है जिसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। परसेंटेजेस कैलकुलेशन में यूनिटरी मेथड करने का एक अलग ही मजा है। बचपन से स्कूल में भी आप में से काफी लोगों ने इस मेथड का इस्तेमाल किया होगा, बट ये मेथड लगता कब है और हर शॉर्टकट में लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, ये भी तो समझना जरूरी है। आज के वीडियो में हम इसके बारे में भी समझेंगे, ऑलराइट। बट उसके पहले पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 आप जरूर देखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आज का सेशन आपको पसंद आता है तो एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए। प्लस परसेंटेजेस के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, ये भी मैंने देखा है। बट मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देती हैं। मैंने कोशिश ये करी है कि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे हम रिवीजन सेशंस जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज का ये जो वीडियो है, ये जो पूरी सीरीज हमने शुरू करी है परसेंटेजेस की, ये एक्चुअली सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। तो आप पेन और पेपर लेके तैयार रहिए। एंड तक मेरी बातों पे अगर आपने ध्यान सही से दिया है, आपका आज वो नंबर आप कमाने वाले हो जो आप अरिथमेटिक में स्ट्रगल करते हो, ठीक है? परसेंटेजेस के पूरे नंबर बनेंगे। ओके, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को समझते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यूज किया है कि जैसे a की वैल्यू जो है, समझिए वो वैल्यू 50 है, b की जो वैल्यू है लेट्स से वो वैल्यू 80 है। तो अगर ये दो वैल्यू है, a is 50 b is 80, तो आपको किस तरीके के सवाल आपके सामने आ सकते हैं? पहला सवाल ऐसे हो सकता है, by how much percent is a less than b? याद रखना, less than b, फाइन। दूसरा सवाल है, by how much percent is b more than a? b more than a, कंपैरिजन, राइट? फिर आपके सामने ऐसा भी सवाल हो सकता है कि how much percent is a of b? a b का कितना परसेंट बनता है, या how much percent is b of a? You see, अब ये चार सवाल चार अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आप जब भी किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, डेस्टिनेशन, गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं होते रहना चाहिए कि आप सॉल्व करने के लिए सवाल उठा ले रहे हैं और आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हैं, आप एंड में क्या ढूंढेंगे वो क्लियर होना चाहिए, राइट? सवाल का नेचर इन चारों में से किसी चीज का हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर जब लैंग्वेज यूज की गई है, कहानी आपको सुनाई गई है अरिथमेटिक में, तो हो सकता है वो इस तरीके से कुछ बोले और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए हम ये एग्जांपल को पहले अच्छे से समझेंगे और फिर आपके साइड्स में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन ऑन कीजिए, ये सारे क्वेश्चंस वहां मेंशन्ड होंगे, आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल खत्म होते ही पॉज कीजिए वीडियो, क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए, तब जाके तो मजा आएगा आपको सीखने में भी। और अगर आप सही हो जाते हैं, अगर आपको राइट आंसर आता है, तो आपको भी फीलिंग आएगी कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, ठीक है? चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं, बाय हाउ मच परसेंट इज a लेस देन b? फाइन। सो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दे आर कंपेयरिंग द वैल्यू, राइट? बाय हाउ मच परसेंट इज a इज व्हाट 50, b इज व्हाट 80। अगर मैं a को b से देखूं तो हाउ मच लेस इट इज 30 लेस, isn't it? पर यहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन b। ऑन व्हाट यू आर कंपेयरिंग दिस? यू आर कंपेयरिंग दिस ऑन b। आप b से कंपेयर कर रहे हैं। तो जो कैलकुलेशन है कि पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा कि सर 30 लेस है, वो तो क्लियर एविडेंट है, बट वो 30 लेस है किसके ऊपर? 80 के ऊपर। 30 लेस किसके ऊपर है? 80 के ऊपर, बिकॉज आपकी कंपैरिजन किससे शुरू हुई है? b से। a को आपने कंपेयर किया है, a 30 छोटा है बट b के हिसाब से छोटा है, तो b के हिसाब से 3/8, अगर आप इसको काटते हैं तो ये 0 0 वैसे ही कट जाता है, 3/8% लेस, ऐसा आपको आएगा। 3/8 को अगर परसेंटेज के फॉर्म में डालें तो 37.5%। आपको याद होगा इसकी जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि 1/8 का वैल्यू होता है 12.5, 1 आउट ऑफ 8 क्या होता है? 12.5।
100 को अगर आप 8 हिस्से में तोड़ेंगे, हर हिस्सा 12.5 बनता है, उसमें से दिस इज 3 हिस्सा आउट ऑफ 8 हिस्सा, इजंट इट? 3 आउट ऑफ 8, तो 12.5 3 बार अगर करें तो आई वुड से पहले क्वेश्चन का आंसर बनता है 37.5% लेस। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? चलिए दूसरा क्या कहता है, हाउ मच परसेंट इज बी मोर देन ए? नाउ सेम चीज, ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 80 है। अगर आप मोर देखेंगे, इस तरीके के कंपैरिजन को देखेंगे, तो आप बोलेंगे 30 मोर है, राइट? आप बोलेंगे 30 मोर है, ये 30 लेस था, ये 30 मोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कंपैरिजन ऑन देन ए में, आप ए के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो आप बोलेंगे 30 जो है वो मोर है, बट ए के हिसाब से जो कितना है 50। यू सी 3/5, इसको काटेंगे तो 3/5 बनता है। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया कि 1/5 जो होता है वो होता है 20%। 1/5 क्या होता है? 20%। 3/5 वही 20 इंटू 3 हो जाएगा, बचेगा 60%। तो यू वुड से 60% मोर। सेकंड वाले का क्वेश्चन का आंसर 60% मोर। पहले वाले का आंसर था 37.5% लेस, दूसरे वाले का आंसर है 60% मोर। अब आप यहां पे देखेंगे तीसरा वाला वीडियो, तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन पूछता है हाउ मच परसेंटेज ए ऑफ बी। आपको कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ए बी से कितना बड़ा है या बी ए से कितना बड़ा है या ए कितना छोटा है। दे आर नॉट आस्किंग यू एनी कंपैरिजन। इस सवाल में सीधा सीधा वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच परसेंटेज ए ऑफ बी, ए बी का कितना परसेंट है। तो हाउ मच इट इज, ए है वो है 50 और बी है वो 80 है। तो आप ए को कंपेयर करेंगे ऑन बी, 50 आउट ऑफ 80, 5/8, 5/8, 1/8 12.5, 5/8 वही 12.5 इंटू 8 62.5% बनता है। ठीक है, सो ए इज 62.5% ऑफ बी। यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं आप? लैंग्वेज, वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। ये एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन के टाइम पे आपको कंपैरिजंस करने होते हैं, तो आप ये अच्छे से समझिए, तभी जाके आपको इन सवाल को सॉल्व करने में भी मजा आएगा और मेरा ये जो आज का मोटिव है आपको पढ़ाने का वो भी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज बी ऑफ ए। यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है, मोर लेस नो, सिर्फ पूछा जा रहा है बी ए का कितना परसेंट है। अगर आप बी को देखेंगे तो बी की वैल्यू 80 है और वो ए के हिसाब से ए की वैल्यू 50 है, तो बी इज 80 ऑफ 50, राइट? है ना, 80 है 50 के ऊपर। अगर आप उसको परसेंटेज निकालते हैं, एनीवे ये 0 0 कट जाएगा। 1/5 आपको पता है 20 होता है, ये वैल्यू जो होगी ये इंटू 8 हो जाएगी, तो 20 इंटू 8 160% बनेगा। तो यानी कि ए इज सॉरी बी इज 160% ऑफ ए। अब आपने ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखे, ये 4 सवाल आपने देखे, चारों सवाल के लिए डेटा नहीं बदला, डेटा ए और बी था, बट उनको पूछने का जो तरीका है दोस्तों, उसी पे हमारा फोकस होता है। एप्टीट्यूड में आप इतने प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, आपको एक तो अरिथमेटिक सेक्शन आते तक आप न्यूमेरिकल्स, क्वाड्रेटिक ये सब कर चुके रहते हैं, या कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं एग्जाम में तो पहले कर लेना चाहिए। बट जब अरिथमेटिक आता है तो आपके सामने हर बार एक नया सवाल आता है, श्योरिटी भी नहीं होती कि वो सवाल आपने पहले किया भी है या नहीं किया है। तो ऐसे में आप कैसे डील करेंगे? अगर आप माइंड को एकदम ट्रेन कर लेते हैं लैंग्वेज को कैच करने के लिए, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो राइट हो जाएगी। थॉट प्रोसेस राइट है तो सिली मिस्टेक तो छोड़िए, मिस्टेक ही नहीं होने वाली। ओके, क्लियर है? एक्चुअली मिस्टेक तो छोड़िए, सिली मिस्टेक भी नहीं होने वाली। एनीवे, चलिए आते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। टू नंबर्स आर 70% and 30% of the third number, then by what percent is half of the first number? ध्यान देना, by what percent is half of the first number more than the second number? Now यहाँ पे एक डेटा देने की कोशिश की है और उसके बाद एक ट्रिक करने के हिसाब से एक सवाल पूछा है कि by what percent is half of the second number more or less than the half of the first number more or less than the second number? क्लियर है? सवाल के नेचर को समझना, जो ढूंढना है वो क्लियर होना चाहिए माइंड में। आप दूसरे वाले सवाल को भी देखिए, हम दोनों सवाल को साथ में सॉल्व करेंगे। वन नंबर इज 10% लेस एंड 20% मोर देन दी थर्ड नंबर। अब इसमें क्या बोला था? टू नंबर्स आर 70% एंड 30% ऑफ दी थर्ड नंबर। कोई तो एक तीसरा नंबर है
और एक नंबर उसका 70% है, दूसरा नंबर उसका 30% का वैल्यू रखता है। और यहां आपको बोला गया है कि एक नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 10% कम है और दूसरा नंबर तीसरे वाले नंबर से 20% ज्यादा है। लैंग्वेज, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज, टॉपिक का नाम ही लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ओके, और फिर पूछता है बाय व्हाट परसेंटेज फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट बनता है। सिंपल सवाल है, दोनों को सॉल्व करेंगे, आराम से समझते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि लेट्स से जो थर्ड नंबर है, लेट्स से जो थर्ड नंबर है उसको हम 100 अज्यूम करते हैं, ठीक है। लेट्स से, व्हेन आई एम सेइंग लेट्स से, हम प्योरली इमेजिन कर रहे हैं। क्यों इमेजिन करते हैं, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो ये बात आपको बार बार सुनने को मिलेगी पूरे के पूरे अरिथमेटिक सेक्शन में। जब कोई वैल्यू हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहिए और वो वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है, पर आप उस वैल्यू को ढूंढने वाले भी नहीं है, ऐसे में आप उस वैल्यू की जो मर्जी आप इमेजिन कर सकते हैं। यूजुअली लोग एलसीएम इमेजिन करते हैं, यहाँ पे कन्वीनियंट नंबर इज 100, आप 10 चाहे 10 इमेजिन कर लीजिए, 50 चाहे 50 इमेजिन कर लीजिए, जैसी आपको कैलकुलेशन करने का मन करता है वैसा आप इमेजिन कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है, राइट। सो अगर हम बोल रहे हैं थर्ड नंबर लेट्स से 100 है, ये हमने इमेजिन करी है, ठीक है। सो ऐसे में जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर जो 70% ऑफ 100 है, तो आई वुड से तो फर्स्ट नंबर जो है वो 70 है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हम सेकंड का भी साइमल्टेनियसली करेंगे, तो डू नॉट वरी, ठीक है। सेकंड नंबर जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि वो बोलता है 30% ऑफ दी थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर तो हमने 100 इमेजिन कर रखा है। क्लियर है। नाउ बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन पूछता है व्हाट परसेंटेज हाफ ऑफ द फर्स्ट नंबर, हाउ मच इज द फर्स्ट नंबर 70, 70 का अगर हाफ बोले हैं तो हाफ ऑफ 70 कितना हुआ 35। बाय व्हाट परसेंटेज half of the first number more than the second number, second number की वैल्यू कितनी है 30 and they are asking you more यानी कंपैरिजन, आया ना। 30 से 35 कितना मोर है 5 मोर है, आया ना। कितना मोर है 5 मोर है, बट ये 5 मोर किसके ऊपर, 5 मोर किसके ऊपर 30 के ऊपर। कंपैरिजन यहीं से शुरू होगा ना, 5 मोर ऑन 30, राइट। सो आप ये 1 काट रहे हैं, ये आप 6 काट रहे हैं, 1/6, you will say 16.66% मोर, राइट मेरा दोस्तों। अगर आपको ये वाला चीज समझा है, सेकंड वाला सवाल आपके लिए केक वॉक होना चाहिए, राइट। आया ना, मैं आपको यहीं पे इसको, इस सॉल्यूशन को क्लियर हो गया अगर आपको, तो अभी हम सेकंड वाला भी कर रहे हैं। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप पॉज करके एक बार अच्छे से समझ लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड वाला इसी नेचर का सवाल है। मैं ये खिचड़ी को थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। सेकंड वाले में आपको बोला गया है वन नंबर इज 10% लेस एंड 20% मोर देन दी थर्ड नंबर। तो लेट्स से थर्ड नंबर इज 100, एज वी नो वी कैन ऑलवेज इमेजिन। तो फर्स्ट नंबर जो है वो बनेगा 90, क्योंकि इट इज 10% लेस। सेकंड नंबर जो होगा वो बनेगा 120, राइट दोस्तों। और आपको कुछ नहीं पूछा, आपको पूछा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। नो मोर, नो लेस, नो कंपैरिजन, सिर्फ पूछ रहा है फर्स्ट नंबर जो कितना है 90, वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट बनेगा। 120 आपका बेस बन जाता है, है ना, 90 और 120। 1/12 आपका 8.33 होता है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने यही वाली बात आपको कही थी, 1/12 होता है वो 8.33 होता है, और 8 9s आप करेंगे तो 72 आता है, राइट। और 0.339 इंटू 9 अगर आप करेंगे तो 3 आता है। तो 72 और 3 इस वैल्यू का आएगा 75%। अच्छा, ये यहाँ पे भी देखिए 3 4 ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, राइट। सो ये भी है 3/4। आप अगर वो जो मैंने आपको अभी 8.33 वाला डिटेलिंग दिया वो भी अगर आपको लास्ट वीडियो से समझ में आता है तो वो भी ठीक है। आप इसको और सब्स्टिट्यूट करते हो 3/4 आता है, जो 75% होता है, आपको क्लियरली दिख जाएगा, राइट दोस्तों। सो ये दोनों सवाल एक ही नेचर के हैं, एग्जाम में आते भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हुए देखा गया है, राइट। बट ट्रिक की बात यह है कि आप सोच कुछ रहे होते हैं, दिखा कुछ रहा होता है, और उस वजह से शायद आपने राइट काम किया हो, बट आपने क्वेश्चन को ही गलत समझा हो, तो आपने आंसर भी गलत मार्क किया होता है, ठीक है। सो ये दोनों सवाल आपके सामने डन हो गए हैं, आप इनको अच्छे से समझिए। हम बढ़ते हैं तीसरे वाले सवाल पे, ठीक है। अगर अभी बार बार मैं नहीं बोलूंगा, एक ही बार रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है आप पॉज कीजिए,
अच्छे से समझिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में डालिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ काम चलाऊ काम नहीं करना चाहते। ठीक है, आते थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। आउट ऑफ 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल्स 42% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स पास। ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है सवाल, देखिए अच्छे से। आउट ऑफ 1100 बॉयज एंड 700 गर्ल्स 42% of boys and 30% of girls pass. Find how much percent of student failed the exam. आपको पास नहीं बताना है दोस्तों, याद रखना, आपको फेल बताना है कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं। राइट, पहली बात तो यहाँ पे यही वाली चीज आ जाती है। फाइन। दूसरा, अगर आपको ये सवाल पढ़ते हुए फीलिंग आ रही होगी कि सर ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा, नहीं दोस्तों, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है। उसके लिए पार्ट 5 का वेट कीजिए, उसका भी वीडियो आएगा, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिसमें पास फेल, मिल के पास, मिल के फेल, वो सब करेंगे। बट अभी ये सवाल जो है ये प्योर लैंग्वेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई पास और फेल का सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं ये रब कर देता हूं, मैं यहाँ पे ये रब कर दे रहा हूं और यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। पहले दो सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, सो अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज 1100 है, गर्ल्स की बात करूं, ठीक है, तो वो 700 है। टोटल 1800 स्टूडेंट्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर बॉयज गर्ल्स को आप स्टूडेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है, तो आपकी कैलकुलेशन भी स्टूडेंट्स के ऊपर ही होगी ना। बॉयज की डेटा अलग होगी, गर्ल्स की डेटा अलग होगी, बट दोनों को कंबाइन करके आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए? 1800 स्टूडेंट्स हुए। हाँ या ना, राइट, जिसमें से 42% 42% ऑफ बॉयज हैव बीन पास्ड, ठीक है, एंड 30% ऑफ गर्ल्स हैव बीन पास्ड। सो अगर मैं सिर्फ फेल की बात करूं, देखो आप पास निकाल के भी माइनस करके कर सकते हैं, मैं अगर फेल की बात करूं तो यहां पे मेरे को 58% दिखता है फेल हुए लड़के, और मेरे को यहां पे 70% दिखता है फेल हुई लड़कियां। राइट, क्लियर है? अभी मैं आपको 58% निकालने के लिए कैसे कहूंगा, मैं बोलूंगा यार एक काम करते हैं, 60% निकालते हैं, -2% कर देंगे। ये वाली जो बात है ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी सिखाई गई है कि आप चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो, चाहो तो आप 10% करके निकालो। जैसे अगर मेरे को इसको निकालना है तो मैं बोलूंगा सर 10% निकालता हूं, उसको into 7 कर देता हूं। ये दोनों तरीका जो आपको सही लगे, वीडियो नंबर 1 में इसी के ऊपर बात की गई है। 700 का 10% आप निकालेंगे तो आपको 70 मिलेगा। 70 into 7 4900 आपको लड़कियां मिलेंगी जो फेल हुई हैं। सॉरी, 490, आई एम सो सॉरी, 490 लड़कियां आपको मिलेंगी जो फेल हुई हैं। ठीक है, क्लियर है? कि सिर्फ 30% लड़कियां पास हुई थी। ये हम डेटा जो कर रहे हैं ये हम फेल का कर रहे हैं, जबकि जो हमें दिया हुआ है वो पास का दिया हुआ है। राइट, यहाँ पे पास शब्द मेंशन किया गया। ठीक है, और आपको परसेंटेज निकालना है फेल्ड वालों का। फाइन, 60% अगर निकालेंगे तो आपको याद है 60% इज 3/5, और इसको मैं बोलूं तो 1% प्लस 1% करें तो भी वही हो जाता है। 2% क्या है? 1% प्लस 1%, हाँ या ना? 1% इसका 11 होगा, 11 और 11 22, और अगर मैं इसको 5 1 5 2 10 220 से निकालूं तो 3 into 220 660 हो जाता है। हाँ या ना? 660। उससे अगर ये मैं 22 कम कर दूं तो 638 लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, 638 बॉयज फेल्ड, 490 गर्ल्स फेल्ड। ठीक है, दोनों को ऐड करें तो 600 और 400 1000। देखो ऐड कैसे करना है, मेंस करना है, 400 और 600 हो गया 1000, फिर 90 और इसमें से अगर मैं 10 लूं तो 1100, और यहां पे 18 आता है, तो मैं बोलूंगा 1118 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड आउट ऑफ 1800 टोटल स्टूडेंट्स, इजंट इट? और फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपने इंटू 100 करेंगे, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे। परसेंटेज में ये कटा और ये कटा। हाँ या ना, राइट? यहां तक बेटर है सभी के दिमाग में? अब 118/18 आप अपना परसेंटेज निकालिए, आपको जैसा भी वैल्यू मिलेगा उस हिसाब से आप अपने आंसर तक बड़े आराम से पहुंच पाएंगे। क्लियर है? राइट, बट यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था, इट वॉज ऑल अबाउट लैंग्वेज, इट वॉज ऑल अबाउट लैंग्वेज। तो आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए, लैंग्वेज किसी भी तरीके से आप गलती
कर नहीं सकते। अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे ऑप्शंस बने होंगे, ठीक है। अब आपको इनको एक्चुअली में पूरा सॉल्व नहीं करना है। अब आपको मैं दिखाता हूं, 118 मेरे को दिख रहा है, ठीक है, 18 यहां पे दिख रहा है, 18 5 90 होता है और 18 6 108 होता है, राइट। सो अगर मैं यहां पे 6 जाऊंगा तो 108 बचेगा और 38 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आया ना, राइट। 18 2 39 होता है, राइट। सो 2 जाएगा नहीं, 1.9 समथिंग समथिंग कुछ तो अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा, तो वही आंसर आपको मार्क कर देना। ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट 62 दिख रहा है या उसी के आसपास का कोई वैल्यू दिख रहा है, आप बिंदास जा सकते हैं, आपको एग्जैक्ट निकालने की गरज नहीं है, राइट दोस्तों। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन को भी डन करते हैं यहाँ पे और आते हैं हमारे चौथे वाले सवाल पे। चौथा वाला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब इस बार मेरे कैट के पेपर में भी था, समथिंग समथिंग सिमिलर सवाल था। मैं इसको रब कर देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन भी मैंने हटा दिया। फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िएगा। हालांकि कैट वाले क्वेश्चन में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले थे, बट कॉन्सेप्ट मोटा मोटा यही था। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे जब वीडियो में आए हैं तो आप पहले अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आएंगे। जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एकदम हार्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एकदम तगड़े मेंस लेवल क्वेश्चन, टियर 2 लेवल क्वेश्चन, सीईटी कैट लेवल क्वेश्चंस, उनको करने के लिए मैं हर एग्जाम के हिसाब से अलग अलग वर्कशॉप वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें आपके साथ में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वो भी एग्जाम में असली आने वाले, ठीक है। वो 20 क्वेश्चंस की वीडियो होगी और अगर आप वो 20 क्वेश्चन करते हैं, मैं गारंटी देता हूं उसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक अंदाजा तो होता ही है हमेशा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ फुटबॉल टीम won 30% of matches, 30% मैचेस ऑफ 60 मैचेस दे प्लेड। मतलब एक फुटबॉल की टीम है जिसने टोटल 60 मैचेस खेले हैं अभी तक, जिसमें से 30% मैचेस उन्होंने क्या किए हैं, जीते हैं। ये 1 लिखा हुआ है, राइट, जीते हैं। उसके बाद कहानी कुछ आगे बढ़ती है और होता यह है कि लेटर इट वन ऑल द मैचेस, लेटर इट वन ऑल दी मैचेस, मतलब उसके बाद ये जो 60 मैच उन्होंने खेले, उसके बाद ये लोगों ने सारे के सारे मैच जीते। लेटर दे वन ऑल दी मैचेस इफ इन टोटल 50% ऑफ मैचेस वर वन, मतलब कुल मिला के 50% मैचेस उन्होंने टोटली जीते थे। अगर पूरे टूर्नामेंट में जीते हैं तो टूर्नामेंट में कितने गेम खेले गए हैं, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन टोटल, कितने मैच हुए हैं टोटल गेम में, ठीक है। तो पहली तो बात है कि 30%, पहला डेटा कहता है 30% ऑफ 60 मैचेस, इतने उनने पहले जीते हैं। ये किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30% मतलब 10%, 10%, 10%, 3 बार 10 करेंगे तो 30 होगा कि नहीं होगा, राइट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 30%, 10% इसका 6 + 6 + 6, आप बोलेंगे 18 मैचेस जीते हैं अभी तक टोटल 60 मैचेस में से, हाँ या ना। कहानी जब आगे बढ़ती है तब पता चलता है कि उसके बाद जितने मैचेस खेले गए, लेटर इट वन ऑल द मैचेस, लेटर 60 मैचेस के बाद जो भी मैच खेले वो सारे जीते। अच्छा, तो लेट्स से एक्स मैच खेले और एक्स के एक्स मैच ही जीते, हाँ या ना, राइट। देखो डेटा में ऐसा भी हो सकता था, वो बोला जा सकता था कि लेटर दे वन 50% ऑफ द मैचेस, 30% ऑफ द मैचेस, 70% ऑफ द मैचेस, जो भी आपको बोला जाता वो वहां पे मेंशन किया जाता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एलिगेशन मेथड भी है। एलिगेशन वाला वीडियो जब आएगा उसमें मैं आपको एलिगेशन शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा, ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ऐसे बिना इवन पेन चलाए। बट अभी हम लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम शॉर्टकट से ज्यादा लैंग्वेज पे बात करेंगे कि यार लैंग्वेज के हिसाब से 60 मैचेस के बाद सम एक्स मैच खेले होंगे और उसके बाद वो सारे के सारे मैचेस जीते। तो न्यूमरेटर में विनिंग मैचेस है, डिनोमिनेटर में टोटल मैचेस है, दोनों मिला के 1/2, 50% है ना। 50% क्या होता है 1/2, दोनों मिला के 1/2 का रेशियो बना रहे हैं, हाँ या ना। विनिंग इज टू टोटल मैचेस, राइट। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 + 2x, और ये 60 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई एम सो सॉरी, 60 + x, ये x इधर आ जाएगा, 2x - x, x बन जाएगा। ये 36 इधर आ जाएगा, 60 - 36, 24 बन जाएगा। मतलब ये लोगों ने 24 मैचेस खेले और ये 24 के 24 मैचेस जीत गए। तो इन टोटल यहाँ पे देखो क्वेश्चन याद रखना, ये नहीं कि जोश जोश में 24 मार दिया बोला हाँ हो गया आंसर, ऐसा नहीं। हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन टोटल, कितने गेम्स थे टूर्नामेंट में, तो 60 गेम्स उन्होंने पहले खेले, 24 मैच उन्होंने बाद में खेले, टोटल 84 मैचेस खेले उन्होंने,
जिसमें से 42 मैचेस वो जीत गए, विच वॉज 50%। राइट दोस्तों, समझ में आ गया सवाल? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस बार मेरे एग्जाम में भी आया था कैट वाले, और ये देख के मेरे को याद आया कि अरे ये तो बड़ा बेसिक सवाल है। हालांकि उसमें कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स भी थे, इसके आगे डिटेलिंग में कुछ चेंजेस था, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैट लेवल क्वेश्चन था। बट मजे की बात है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो क्या ट्विस्ट और क्या टर्न आप सब देख सकते हैं, सब संभाल सकते हैं। ठीक है, राइट, फुल जोश में आप काम कर सकते हैं। राइट, मैं इसको रब कर देता हूं, हम आने वाले अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वाला सवाल, अब आते हैं हमारे यूनिटरी वाले लैंग्वेज पे। अभी तक जो मैंने 4 सवाल आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों, कहीं पे भी मैंने ऐसी बात नहीं करने की कोशिश की जहां पे मतलब कोई शॉर्टकट या कुछ। मैंने आपको बार बार आपका ध्यान सिर्फ लैंग्वेज पे लेके आया कि एक बार आप लैंग्वेज को समझना सीख गए ना, तो एटलीस्ट आपका एक थॉट प्रोसेस राइट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। ओके, और उसके बाद आप अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट के हिसाब से अलग अलग शॉर्टकट लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और आप अगर ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आप इतने सारे लेक्चर सीखने वाले, इतने सारे शॉर्टकट सीखने वाले हैं कि जिंदगी में आपको और कुछ चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एकदम सुन सुन के जवाब देना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट एक बार आप इस सवाल पे आइए। सवाल क्या है? राम पेज 5% ऑफ हिज सैलरी इन टैक्स, मतलब जो भी राम की सैलरी रहती होगी उसका 5% ये भाई टैक्स में पे करता है। ठीक है, ही स्पेंड्स 95% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, जो भी बची सैलरी है उसका जो 95% है, नाउ माइंड इट, टैक्स भर दिया, टैक्स भरने के बाद जो सैलरी बची उसका 95% जो है ये बंदा एज वही खर्चा करता है, एक्सपेंड करता है। और ऐसे करने के बाद वो आखिर में महीने के अंत में 117 रुपए, आपको अगर ये नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इफ ही इज लेफ्ट विद 117 रुपीज, 117 रुपए अगर उसके पास बचते हैं, तो आप बताइए राम की सैलरी कितनी थी? ओके, बेहतरीन, बढ़िया सा सवाल कि राम की कुछ सैलरी थी, वो पता नहीं 100 रुपए, अरे सॉरी 5 रुपए, वो 5% वो टैक्स पे भरता है, जो बचती है उसका 95% खर्चा करता है, और ऐसे में 117 रुपए वो फिर भी महीने के अंत में बचा लेता है। अगर ऐसी बात है तो उसकी मंथली सैलरी कितनी है ये आपको बताना है। सवाल हिंदी में भी बता दिया मैंने, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। लैंग्वेज ओरिएंटेड सवाल है, इसीलिए आपको पहले तो लैंग्वेज को समझना जरूरी है, प्लस आप अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, यूनिटरी मेथड के ऊपर। मैंने आपको याद दिलाया था कि स्कूल में भी आप में काफी लोगों ने यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बट ये जो यूनिटरी मेथड है ये लगता कब है? ये सिर्फ तब लगेगा जब किसी भी सवाल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या है? जब चीजें सीधी सीधी जुड़ी है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। समझो 100 रुपए के हिसाब से उसकी कुछ सैलरी बचती होगी, ओरिजिनल के हिसाब से कुछ सैलरी बचती होगी, 500 के हिसाब से कुछ सैलरी बचती होगी, बट ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। परसेंटेज में मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेचर में होते हैं। व्हेन आई से मैक्सिमम दोस्तों 100% नहीं, इसीलिए हमारा जो चौथा नंबर वीडियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन पे है कि इनवर्स होगा तो क्या करेंगे। बट अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोस्तों तो आपने यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। और ये सिर्फ परसेंटेज नहीं, ये पूरे अरिथमेटिक के लिए ट्रू है। आपने देखा चीजें सीधी सीधी जुड़ी हैं, आप यूनिटरी लगाइए, आपका काम हो जाएगा ना। यूनिटरी होता क्या है? तब से जिन लोगों ने पहले यूनिटरी नहीं किया वो लोग सोच रहे होंगे कि ये सर क्या यूनिटरी कह रहे हैं। आपको ये समझना है कि यूनिटरी में आप कंपैरिजन करते हैं। आप क्या बोलते हैं? समझो इसमें ये वैल्यू इतनी हो रही है तो उसमें ये वैल्यू कितनी हो रही होगी। x में अगर ये वैल्यू y बनती है तो z में ये वैल्यू कितनी बनेगी। इस तरीके के नेचर का अरेंजमेंट आप करते हैं और फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिटरी मेथड को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी कहा जाता है। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, डिस्कस करते हैं इस सवाल का कि राम के साथ हो क्या रहा है। इस कहानी को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले इसको एक कंडीशनिंग, जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, उसकी पूरी स्टोरी को डिकोड कीजिए। क्योंकि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, आप लास्ट में उसको यूनिटरी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की कहानी क्या कहती है, लेट्स सी। राम की सैलरी समझो कितनी है? राम की सैलरी जो है समझिए वो 100 रुपया है। 100 रुपए क्यों ले सकते हैं? आपको याद है मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, आपको उस वैल्यू का इस्तेमाल करना है टू सॉल्व। आप यू कैन इमेजिन एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस, अनलेस वो वैल्यू पूछी भी नहीं गई हो। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि राम की सैलरी में 100 ले रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर ये तो यही पूछा कि आपने 100 कैसे इमेजिन कर लिया? यूनिटरी,
लास्ट में हम यूनिटरी भी करने वाले हैं ना, इसलिए हम कहानी को 100 के हिसाब से डाल रहे हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको करते वक्त भी समझ ही जाएंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा इस पे। राम की सैलरी कितनी है? 100 रुपए। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लंबे लंबे कैलकुलेशंस नहीं करने हैं। लेट्स से द सैलरी ऑफ राम बी x, और हम x में अपने आप को उधर अटकाना नहीं चाहते, ठीक है। सो राम की सैलरी हम बोलेंगे 100 रुपया। टैक्स राम भाई ने कितना पे किया है? 5 रुपया, एज इट इज सेड 5% ऑफ द सैलरी ही पेड एज टैक्स। तो बची हुई सैलरी कितनी है? रिमाइंडर सैलरी कितनी है? 95 रुपीज, इजंट इट, राइट। बट इस लैंग्वेज के हिसाब से आप यहां फंस सकते हैं। यहां देखना, he spends 95% of his remaining salary. Remaining salary is 95 rupees. He is spending this and then he is saving. अब आप मेरे को बताइए, हमें गिवन क्या है? सेविंग हमें दो वैल्यू में दी गई है। सेविंग एक तो हमें गिवन की कंडीशन में दी गई है विच इज 117 रुपीज, और सेविंग है 5% ऑफ दिस रुपीज 95 जो हमारे कहानी के हिसाब से हमें मिल रही है। एक्सपेंडिचर 95% भाई अपना बची हुई सैलरी का खर्चा करेगा। एक्सपेंडिचर अगर उसका 95% ऑफ द रिमाइंडर सैलरी है तो सेविंग कितनी होगी? 5% ऑफ द रिमाइंडर सैलरी। रिमाइंडर सैलरी कितनी बची? 95। 100 रुपए मेन सैलरी, 5 रुपए टैक्स में दिया, बची कितनी? 95। इसका 95% बंदा खर्चा कर दे रहा है। अब जो खर्चा कर दे रहा है उससे कोई फायदा नहीं। हम यहाँ पे क्या लाएंगे? सेविंग्स, क्योंकि हमें कंपैरिजंस करना है। यूनिटरी का मतलब क्या है? यूनिट्स को कंपेयर करना है। वैल्यू सेम सेम ऊपर नीचे लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। 5% यानी 5/100 इंटू 95 1 जा 20 जा, यानी 95/20 जो है इतनी भाई ये सैलरी सेव कर लेता है। अगर उसकी सैलरी 100 रुपए होती तो 95/20 उसकी सेविंग होती। अब हमें तो नहीं पता उसकी असली सैलरी कितनी है, बट गिवन बोलता है कि इस बंदे की सैलरी 117 रुपए सेव करता है, एंड ऑफ द मंथ सेव करता है, राइट। आप ध्यान से देखिएगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के हिसाब से आप कैसे करेंगे? समझो 100 रुपए की सैलरी है। सैलरी अगर 100 रुपए है, भाई 95/20 रुपीज खर्चा करेगा, सेव करेगा। तो बताओ कितनी सैलरी होगी अगर वो 117 रुपए सेव करेगा? यूनिटरी इसमें इतना, उसमें कितना, ऐसे कंपेयर किया जाता है। सैलरी सैलरी, सेविंग सेविंग। यूनिट लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 100 इंटू 117 बन जाता है, और ये बन जाएगा 95/20 इंटू उस बंदे की सैलरी जो हमें अभी पता नहीं है। आगे सॉल्विंग में उस बंदे की सैलरी जो है वो होगी 100 इंटू 117 इंटू 20/95। दोस्तों 1 से लेके 20 तक टेबल आने चाहिए। अगर 95 का टेबल आता है, मतलब 19 का टेबल आता है, तो 19 5 जा 95, 19 6 जा 117। इंपॉर्टेंट क्या मैं ये पता रहे, फाइन। 19 5 जा 95, 19 6 जा 117। ऑलराइट, क्लियर है? कहां गए हम? ओके 117 नहीं, सॉरी 114 दोस्तों, 114। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे वो वैल्यू 117 हो गई है। इट हैज टू बी 114। ओके 114 रुपया, फाइन। हर जगह मैं चेंज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में रेक्टिफाइड क्वेश्चन ही आएगा। एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो गई होगी, ठीक है, बट कोई बात नहीं। आई होप कि वो जो फीलिंग है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। सो 19 5 जा 19 6 जा 5 1 जा 5 4 जा 6 4 जा 24, 24 into 100। इस बंदे की सैलरी कितनी है? 2400। क्लियर है? एज पर कंडीशन, राइट दोस्तों। इस वीडियो में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन डिस्कस किया है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले हमने 100 रुपए इमेजिन किए, उसके ऊपर 5 रुपए का टैक्स कहानी के हिसाब से लगाया। सैलरी में एक्सपेंडिचर की बात की थी, बट गिवन वैल्यू जो थी वो सेविंग की थी। जो रिमाइंडर सैलरी बची आफ्टर टैक्स वो 95 थी, उसकी एक्सपेंडिचर को हटा के हमने उसके सेविंग को कंसंट्रेट किया विच वाज 5% ऑफ द रिमाइंडर। और हमने जो वैल्यू लाई हमारे 100 के इमेजिनेशन पे, उसको हमने कंपेयर किया रियल जो वैल्यू मिली है 117 उसके साथ। उसके बाद कुछ नहीं, 117 नहीं 114। ये बहुत जरूरी है, ये काफी बड़ा मिस्टेक हो गया, बट अब पूरा वीडियो रिपीट करके कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पे ही सिर्फ वैल्यू वाइज समझ सकते हैं। मेरा इंटेंशन वैसे भी लैंग्वेज ओरिएंटेड चीजें आपको समझाने का है, ठीक है। सो थोड़ी सी भूल चूक माफ करिए और इस पूरे वीडियो, इस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, राइट दोस्तों, क्लियर है?
अगला सवाल जो है सिक्स्थ वाला, ठीक है, स्क्रीन पे देखो अभी फ्लैश हो रहा है आपके, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं तो चाहूंगा आप 1 मिनट पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी मैं चाहूंगा कि आप यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, राइट। यूनिटरी मेथड क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन वाले सवाल आपने देखे भी होंगे एग्जाम में। इलेक्शन हो रहा है, विनिंग कैंडिडेट जो है उसको 75%, ही वन 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, वन बाय नहीं बोला है, ही गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स मतलब जो वोट्स को काउंट ही किया गया है। इफ 16% ऑफ द टोटल 5,60,000 वोट्स वर कंसिडर्ड इनवैलिड, 15% टोटल वोट्स है 5,60,000 और उसके 15% वोट्स को अगर इनवैलिड कंसीडर किया गया है, सॉरी 16%, 16% वोट्स को अगर इनवैलिड कंसीडर किया है, तो आपको क्या बताना है, देखिए व्हाट परसेंट डिड द लूजिंग कैंडिडेट लॉस्ट द इलेक्शन विद। जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने परसेंट वोट से हारा है, पहले तो आपको ये बताना है, फाइन, कितने परसेंट वोट से हारा है, फाइन। और दूसरा आपको पूछा है हाउ मेनी वोट्स ही कुड स्कोर, वो जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसने एक्चुअली में कितने वोट्स कमाए हैं या उसको कितने वोट्स मिले हैं, ये आपको ढूंढना है। दो सवाल छुपे हैं एक सवाल के अंदर, मैं चाहूंगा आप खुद ही सॉल्व कीजिए पॉज करके वीडियो, बट अगर आप मेरे साथ अभी सॉल्व कर रहे हैं तो देख लीजिए। लेट्स से टोटल वोट्स कितने थे 100, नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, कहानी समझेंगे क्योंकि हमें एंड में यूनिटरी करना है, या ना। नंबर ऑफ वोट्स कितने थे 100 में से इनवैलिड कितने हो गए 16, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है 16% वोट, हाँ या ना। मतलब वैलिड कितने हैं 84 वोट्स, ये वैलिड है, जीता हुआ। विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले 75%, लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले 25%, किसका वैलिड वोट्स का। इनवैलिड तो हो गए ना, 16 वोट्स तो खत्म हो गए, वैलिड वोट्स का, हाँ या ना, राइट, क्लियर है। अब परसेंटेज वाइज जो पहला सवाल पूछा है, डिफरेंस इन परसेंटेज कितना है, अगर मैं इसको सॉल्व नहीं भी करूं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसको सॉल्व नहीं भी करूं, इसमें दो सवाल पूछा है, कैंडिडेट लॉस्ट द इलेक्शन बाय हाउ मेनी परसेंट, हाउ मच परसेंट डिड द लूजिंग कैंडिडेट लॉस्ट द इलेक्शन विद, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी परसेंट, हाउ मच परसेंट डिड द विनिंग कैंडिडेट गॉट। अगर परसेंटेज टू परसेंटेज देखेंगे तो इट इज वेरी सिंपल कि लूजिंग कैंडिडेट को 50% वोट्स कम मिले। ना ध्यान देना, लूजिंग कैंडिडेट्स को कितने वोट्स कम मिले 50% वोट्स कम मिले, फाइन। और ही लॉस्ट द इलेक्शन विद, ऐसा आपको पूछा बाय हाउ, सॉरी क्या बोला, बाय व्हाट परसेंट डिड द लूजिंग कैंडिडेट लॉस्ट द इलेक्शन। लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिले 25% वोट, विनिंग कैंडिडेट को कितने मिले 75% वोट। अगर मैं ये सारा तामझाम नहीं भी करूं तो भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि लूजिंग कैंडिडेट्स को 50% वोट कम मिले हैं कंपेयर टू विनिंग कैंडिडेट। अगर आप विनिंग कैंडिडेट की कंपैरिजन में करेंगे तो विनिंग कैंडिडेट को मिले हैं 75%, जो होता है 2/3 है ना, 25 2 25 3 2/3 होता है 66.66%। तो विनिंग कैंडिडेट जो लूजिंग कैंडिडेट है ये लॉस्ट बाय 66.66%, क्लियर है, राइट। ये तो हो गया इस सवाल का, जिसको सॉल्व करने की गरज ही नहीं थी, आप सिर्फ 75 और 25 को कंपेयर करके परसेंट टू परसेंट वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला था, इसीलिए हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया। हालांकि क्वेश्चन का जो दूसरा है उसमें सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो पूछता है एंड बाय हाउ मेनी वोट्स ही, सॉरी एंड हाउ मेनी वोट्स ही कुड स्कोर। अच्छा यहाँ पे सॉरी लूजिंग कैंडिडेट स्कोर पूछा, बाय हाउ मेनी वोट्स ही कुड स्कोर। सो 25% वोट है ऑफ 84, which we know 84, क्यों, क्योंकि हमने 100 इमेजिन किया है, असली में उसको कितने वोट्स मिले हैं 5,60,000। ये हमारी कंडीशनिंग कहती है, तो 1/4 है, 4 के टेबल में जाएंगे तो 21, यानी जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 21 वोट मिले हैं आउट ऑफ 100, तो उसको मिले 21 जबकि टोटल वोट थे 100। तो आप बताइए 5,60,000 वोट्स में से कितने मिले होंगे, 21 वोट मिले जब टोटल वोट्स 100 थे, तो बताइए कितने वोट्स मिले होंगे जब टोटल वोट्स 5,60,000 थे। एंड देन यू डू नथिंग, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में 21 into 5600 अपॉन 100, ये दोनों गया, सॉरी 5,60,000 था तो ये 2 0 और 2 0, ये लास्ट के 2 0 गए,
56 इंटू 21 आप निकाल सकते हैं, आप अपना आंसर ला सकते हैं। 56 को इंटू 2 करेंगे तो 112 बनता है और 56 वन जा 56 ही होता है, ठीक है। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको बड़े आराम से फिर लास्ट में डबल 2 जीरो डाल के आप अपना आंसर ला सकते हैं, कोई बहुत बिग डील नहीं है। क्लियर है कि नहीं, राइट। 1120 उसमें आप 56 ऐड कीजिए, ठीक है, 1176 और लास्ट में 2 और 0 मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा लूजिंग कैंडिडेट्स को कितने परसेंट वोट मिले, राइट। क्लियर है। चलो यहां तक तो ये दोनों क्वेश्चन में हमने यूनिटी लगाने की कोशिश की और करने के लिए क्या किया, हमने सिर्फ 100 की वैल्यू इमेजिन की, क्वेश्चन की लैंग्वेज को 100 के ऊपर कैलकुलेट किया और जो 100 के हिसाब से हमें वैल्यू आई उसको हमने क्वेश्चन की रियल वैल्यू, जैसे इस केस में 5,60,000 वोट्स, इसके पुराने वाले केस में 114 रुपया सेविंग्स, उसके साथ कंपेयर करके हमने आंसर लाया, राइट दोस्तों। इसी मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड, जहां पे आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को 100 पे लेके लास्ट में जो गिवन कंडीशन की वैल्यू होती है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाते हैं आंसर, ठीक है। लास्ट के 2 सवाल बचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार देख लेते हैं। ये भी लैंग्वेज ओरिएंटेड ही है, अलग अलग देखो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, 8 क्वेश्चंस किए, सब में मैंने कुछ अलग अलग सिखाने की कोशिश की है पर पेयर में, तो इसको भी ध्यान से देखिए एक बार। If length of the rectangle is increased by 20% and breadth is decreased by 50%, then by what percent will be the percentage change in the area? So sorry, सवाल थोड़ा सा लिखा इस तरीके से है। What will be the percentage change in the area? Now please pay attention. What are we doing here? ठीक है, percentage change in the area. Percentage change in the area. इस तरीके का सवाल आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेचर में भी आता है, हालांकि ये क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेचर का नहीं है, उसके लिए कंडीशन अलग होती है। आपको क्या बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो 20% से इंक्रीज हुई है, राइट, और जो ब्रेथ है लेट्स से इसको मैं बोलता हूं इंक्रीज है, और ब्रेथ जो है वो 50% से डिक्रीज हुई है, हाँ या ना। आपको याद है मैंने आपको बोला कि अभी लेंथ और ब्रेथ तो हमें पता नहीं, पर हमें पता है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, हाँ या ना, राइट। क्लियर है। सो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, तो अगर मेरे को ये रेक्टेंगल चाहिए तो कहना है जस्ट इमेजिन इट टू बी 100 एंड 100, आपके ऊपर है, आप 10 लीजिए और आप रेसिप्रोकल, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाएंगे तो हम इसको ये वैल्यूज इमेजिन करने के लिए रेसिप्रोकल वैल्यूज भी बता सकते हैं, बट फिलहाल लेट अस कीप इट सिंपल। लेंथ 100, ब्रेथ 100, क्योंकि हर एक स्क्वायर, हर एक रेक्टेंगल जो है वो एक स्क्वायर होता ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 और 100 ले लिया, ठीक है। अगर इसको मैं बोलूं कि इंक्रीज बाय 20% तो कहना है से ये 120 बन गया। यहां पे अगर मैं बोलूं डिक्रीज बाय 50% तो कहना है इससे कि जो ब्रेथ जो 100 थी वो अब 50 हो गई है, राइट दोस्तों, है ना। सो अगर मैं पहले का एरिया बोलूं तो 100 इंटू 100 10,000 स्क्वायर यूनिट्स की एरिया हुआ करती थी ओरिजिनली, अब जो है 12 इंटू 50 6,000 स्क्वायर यूनिट्स की एरिया है। क्लियर है कि नहीं, राइट। सो देयर इज अ परसेंटेज चेंज। पहले तो आप बताइए एरिया में चेंज आया कि नहीं आया, एरिया क्या हुई, डिक्रीज हो गई, तो ये लो मैंने डिक्रीज लिख दिया। कितनी डिक्रीज हो गई, पहले थी 10,000, बाद में बन गई 6,000, है ना। 120 इंटू 50 करेंगे तो 6,000 बनती है, तो पहले थी 10,000 बाद में बन गई 6,000, तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 4,000, 4,000। नाउ प्लीज माइंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, किसके हिसाब से कम हुआ है, ओरिजिनल के हिसाब से, है ना। परसेंटेज चेंज का मतलब है ओरिजिनल के हिसाब से कितना चेंज हुआ है। ओरिजिनल कितना था 10,000, नया कितना है 6,000, तो 4,000 का चेंज आया है 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर, विच इज 40% डिक्रीज, राइट। परसेंटेज चेंज बहुत लोगों को, अच्छा बहुत लोग यहाँ पे बोलते थे सर 6,000 बन गया, सर 4,000 हो गया, सर 4,000 बढ़ गया 6,000 के ऊपर, नहीं, ये सब गलत बातें हैं, लैंग्वेज कैच करना जरूरी है। 4,000 का डिक्रीमेंट है और हमेशा ओरिजिनल से कंपेयर होगा, क्योंकि ओरिजिनल 10,000 था, इसीलिए 4,000 का डिक्रीजमेंट ऑन 10,000 विच इज 40% डिक्रीज, राइट दोस्तों। क्लियर है। आते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर, काफी लंबी वीडियो हो गई है, आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं, एक बार अच्छे से पढ़िएगा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। मेरे को लगता है अगर मैं ये नहीं भी कर रहा हूं तो आप लोगों ने ये जरूर कर लेना चाहिए, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन ये। द कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ द फ्रूट्स इज 30%
ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। पहली लाइन, द कॉस्ट ऑफ पैकिंग, ये हो गया फ्रेश फ्रूट्स और ये हो गया कॉस्ट ऑफ पैकिंग। दो डेटा है, ध्यान देना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ द फ्रूट इज 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। मतलब लेट्स से जो फ्रेश फ्रूट है वो 100 रुपीज के, लेट्स से, अगेन इमेजिनिंग, कोई इशू नहीं है, परसेंटेज में कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग 30 रुपीज, हाँ या ना, यानी कॉस्ट ऑफ पैक्ड फूड, पैक्ड फ्रूट, सॉरी, कच्चा फल 100 रुपए का, पैकिंग करने को 30 रुपए का खर्चा, पैकिंग किया हुआ फल कितने का पड़ेगा अपन को, 130 का। ये क्या है, प्योर इमेजिनेशन, लैंग्वेज जो बोली गई है उसी को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट इंक्रीजेस बाय 20%। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट, ये तो कंडीशन 1 थी, कंडीशन 2 लिख रहा हूं। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट इंक्रीजेस बाय 20%, तो कहना है से 100 रुपए का जो फल था वो 120 हो गया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन लेंथ और ब्रेथ में भी ऐसे ही किया, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। 100 का फल कितने का हो गया, 120 का, हाँ या ना, राइट। आगे का क्या गया है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग डिक्रीजेस बाय 25%। कॉस्ट ऑफ पैकिंग डिक्रीजेस बाय 25%, राइट। तो जो कॉस्ट ऑफ पैकिंग है, आप लोगों को याद है 25%, मैंने आपको बताया था 1/4 होता है, ठीक है। सो 30 को अगर 4 हिस्से में तोड़ेंगे तो 7.5 7.5 7.5 7.5 बनता है, ठीक है। एक हिस्सा हटा दो 1/4, क्या बचेगा, 22.5, राइट। तो कॉस्ट ऑफ न्यू फ्रूट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ पैक्ड फ्रूट्स न्यू कंडीशन के हिसाब से कितने बन रहे हैं, 142.5 रुपीज। क्लियर है, ये पूरी कहानी समझी। लास्ट में क्या पूछा है, देन परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ पैक्ड फ्रूट विल बी। परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ पैक्ड फ्रूट विल बी। पहले का पैक्ड फ्रूट का कॉस्ट कितना था, 130, नए वाले फ्रूट का कॉस्ट कितना है, 142। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, पहले तो आप सिर्फ चेंज बताइए। देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 12.5 रुपया। कैन यू सी, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 12.5, 12.5 रुपीस का इंक्रीमेंट ऑन ओरिजिनल। अभी हमने डिस्कस किया था, हमेशा ओरिजिनल पे 130 रुपीस पे इंटू 100 करेंगे तो क्या बन जाता है दोस्तों, परसेंटेज। ये और ये तो कट गया। इसको भी देखेंगे तो आई कैन इजीली राइट 125/13, क्योंकि ये 0.10 या 10 बनेगा, ये वाला 10 काट देगा उसको, ठीक है। इतना परसेंट है, 125/13%। अगर मैं इसको ले जाऊं तो 13 जो होता है, 13 117 होता है। तो 117 के बाद रिमाइंडर कितना होगा, 8/13%, ठीक है। 9 8/13%, 1/13 7.69 होता है। अगर आप लोगों को और पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, ये 7.69 होता है 1/13, तो 8/13 यानी 7.69 into 13, ठीक है। 13 7 80 कितना, 91 के आसपास कुछ वैल्यू जो आती होगी उसके आसपास का वैल्यू बनता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको मिलेगा 9.91 या 9.88 9.89 समथिंग। तो वो तो बड़े आराम से, अगर आप पॉइंट में उस तरीके से आते तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आएगा। क्लियर है। अब आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा, स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आपने देखा, तो हमने वो सारी वैरायटी कवर करने की कोशिश की जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं थे, जिसमें दूसरे कॉन्सेप्ट जो हमारे आने वाले वीडियोस में डिस्कस होने वाले हैं वो क्वेश्चन नहीं थे, जिसमें प्योर परसेंटेज के क्वेश्चन थे, और वो भी सिर्फ लैंग्वेज ओरिएंटेड। भाषा पढ़ो, समझो, जवाब दो, आगे बढ़ो, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। बट अगर आपने इस पूरे वीडियो को सॉल्व किया है पेन और पेपर लेके, तो मैं श्योर हूं कि ये चीज किसी तरीके का वैल्यू ऐड करेगी आपके प्रिपरेशन में। आपने सिर्फ सुनने के लिए वीडियो सुना या ऐसे किया तो आपने बहुत गहरी चीज मिस कर दी, ये मैं आपको मतलब छाती ठोक के बता सकता हूँ। क्लियर है। एनीवे दोस्तों, अगला वीडियो जो आएगा पार्ट 3 जो होगा उसमें हम वैल्यू वर्सेस परसेंटेज पढ़ेंगे। मतलब नंबर अलग है और उसके हिसाब से जो परसेंटेज पूछा गया है वो अलग है, और उसकी कैलकुलेशन में इतना मजा आ जाएगा आपको। और अगर वो टेक्निक, अब इसके बाद पहला वीडियो था कैलकुलेशन के ऊपर, दूसरा वीडियो था लैंग्वेज के ऊपर। आप समझिए इस सीरीज का पर्पस क्या है। इस सीरीज का पर्पस है आपको मास्टर बनाने के लिए। तो पहला कैलकुलेशन, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं डिस्कस किया, प्योर कैलकुलेशन टेक्निक डिस्कस की। ये भी बताया कि 50% से ज्यादा लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये टेक्निक पता है। सेकेंड,
लैंग्वेज के ऊपर बात करी, इसमें भी शॉर्टकट डिस्कस नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा यूनिटरी मेथड का रिविलेशन किया, बट शॉर्टकट डिस्कस नहीं किया। जो पार्ट 3 है, यहां से अब हम शॉर्टकट डिस्कस करना शुरू करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने दोनों अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगा डेटा को लेके, जो मेरे को भरोसा है फिर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये टोटल 6 पार्ट को कवर अप करने के लिए आपको परफेक्ट हो जाएगा, और परसेंटेज वाला जो टॉपिक है उसमें आप मास्टर कर जाओगे। इनफैक्ट अरिथमेटिक का जो बूस्ट अप स्टार्ट चाहिए रहता है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑन दिस नोट आई कॉल ऑफ। थैंक यू सो मच folks, hope the session was good।